तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने अष्टार्थव दृष्टि के बारे में पढ़ा था, मतलब 8 टाइप्स ऑफ आर्थव दृष्टि। और जब आर्थव दृष्टि के आर्थव से संबंधित जितने भी बीमारी के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसकी स्टार्टिंग में हमने बोला था इसमें और भी कंसेप्ट है, जैसा आर्थव क्षया और अल्पार्थवा। ये अलग अलग कंडीशंस है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आर्थव क्षय के बारे में। ओके, तो यहाँ पे पहले लक्षण देखिए। सुश्रुत सूत्र के हिसाब से आर्तव क्षये यथोचित काल दर्शनम अल्पदा व योनि वेदना च। तो क्या क्या सिम्टम्स बोला है यहाँ पे? एक तो यथोचित काल अदर्शनम। ओके, मतलब जो यथोचित काल क्या है यहाँ पे? आप जो प्रॉपर टाइम है वो प्रॉपर टाइम है। अगर दर्शनम मतलब अगर विजिबल नहीं हुआ, दैट मीन्स अगर प्रॉपर टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, तो वो एक सबसे बड़ा मेन सिम्टम है। और अल्पदा, अल्पदा मतलब अगर क्वांटिटी जो है वो कम हो गया, अल्पदा हो गया। साथ में योनि वेदना, योनि प्रदेश में अगर पेन भी हो रहा है, तो ये तीनों मिलाकर जो है हम अस्यूम करेंगे ये आर्तव क्षय हो रहे हैं पेशेंट में। ओके, तो ये उसके साथ श्लोक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंपल श्लोक है, अगर याद कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, साथ में क्या बोला है यहाँ पे? इन द कंडीशन ऑफ आर्तव क्षय में ओके, मेंस्ट्रुएशन जो है प्रॉपर टाइम पे नहीं हो रहा है। और ये प्रॉपर टाइम क्या है आपको पता है? हमने जब शुद्ध आर्तव लक्षण पढ़ा था, और जैसा मेनोपॉज और मेनार्के की एज आपको पता है, वो एज के अंदर जो रिप्रोडक्टिव एज होता है, वो एज के अंदर और साथ साथ में जो ड्यूरेशन बोला है, पंचरात्र अनुबंधिशा वगैरह जो ड्यूरेशन बोला है, और मासात मासा, तो वो अगर मासा मासा नहीं हो रहा है, तो मतलब हर महीना जो है वो है यथोचित कालम, वो है प्रॉपर टाइम। अगर वो प्रॉपर टाइम पे ये जो आर्तव है वो नहीं हो रहा है, तो उसके मतलब यहाँ पे आर्तव क्षय हो रहा है। तो मीन ये नीचे लिखा है, यहाँ पे भी ध्यान दे दीजिए। यहाँ पे क्या क्या चीज़ है? एक तो स्कैंडी मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, और ये जो 3 to 5 डेज जो अलग अलग आचार्य के ओपिनियन है, अगर वो टाइम पे भी अगर नहीं हो रहा है, मतलब किसी को अगर 5 दिन नॉर्मली होना है, या फिर पहले होता था, अगर उनमें अगर किसी पैथोलॉजी की वजह से ये एक दिन में हो गया, या फिर एक दिन ही प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन हो गया, दूसरे दिन से इसको स्पॉटिंग हो रहा है, मतलब क्वांटिटी अगर काफ़ी कम हो गया, तो हमें वो कंडीशन को आर्तव क्षय मानना चाहिए। और साथ में क्या है? यहाँ पे पेन होता है, पेन इन द योनि प्रदेश जो है। और अलग अलग आचार्य के ओपिनियन है यही कंडीशंस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, अग्रवेशन ऑफ वात। ओके, तो आपको पता है हर जो पेल्विक फंक्शंस जो है, एक्सक्रीशन हो या फिर डिलीवरी हो, या फिर प्रॉपर इवैक्यूएशन ऑफ फीसेस, या फिर आर्तव वगैरह, जो भी चीज़ की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वात जो है, अपान वात की फंक्शंस नॉर्मल होना चाहिए। तो यहाँ पे चक्रपाणी के ओपिनियन में क्या है? ये जो पेन हो रहा है, तो ये पेन जो है आर्तव क्षय के साथ साथ जो वात वृद्धि हो रहा है, इस वजह से पेन हो रहा है। और हम इस चीज़ को ऐसे डिस्टेंट कोरिलेशन, यहाँ पे ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से जो पेन इन वजेना वगैरह हो रहा है, या फिर ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होता है, तब मेंस्ट्रुएशन भी ठीक से नहीं होंगे। तो इस वजह से ये हम पॉसिबल कोरिलेशन ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी है। तो इसमें चिकित्सा क्या बताया, ये देखिए। चिकित्सा में तत्र संशोधनम। ओके, आग्नेयानां च द्रव्याणां विधिवत उपयोगे। ओके, 3 चीज बोला है। एक तो तत्र संशोधनम, संशोधन किस चीज़ की संशोधन करते हैं? जब भी दोष वृद्धि ज़्यादा होता है, तो हम वहाँ पे दोष संशोधन करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी दोष की प्रॉब्लम है? एक तो वात वृद्धि भी है, और जो है पित्त जो है वो भी क्षीणावस्था में है। तो वो जो आवरण वगैरह है वो हमें संशोधन करना चाहिए। और आग्नेयान अच्छा द्रव्याणाम, अगर आपको याद है जो लास्ट क्लास में हमने जब क्षीणार्तव वगैरह की चिकित्सा बता रहे थे, तो उसके साथ साथ में हमेशा जब भी क्षीणा या फिर स्कैंडी मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं, मतलब पित्ता क्षय हुआ है, तो वहाँ पे हमें आग्नेय द्रव्याणाम, मतलब जो द्रव्य जो मेडिसिन जिसमें आग्नेय प्रॉपर्टी ज़्यादा है, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से, जैसा उष्ण तीक्ष्ण टाइप की जो द्रव्य है, वो हमें देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? विधिवत उपयोगी, मतलब वो एज पर रूल्स, या फिर जनरली भी नहीं दे सकते। वो हमें असेस करना होगा पेशेंट की क्या कंडीशन है, किस वजह से तकलीफ हो रहा है, तो वो असेस करके हमें देना चाहिए। अगर और कोई सिम्टम्स नहीं है, अगर पेशेंट की मेडिसिन लेने में या फिर उस टाइप की मेडिसिन से कोई दिक्कत नहीं होगा, तो वो सब हम असेस करके हमें देने चाहिए विधिवत उपयोग। तो क्या श्लोक बताया यहाँ पे?
1 second. Yeah. तत्र संशोधनम आग्नेयानां च द्रव्याणां विधिवत उपयोगे. ओके, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट हमें संशोधना और आग्नेय द्रव्य. नेक्स्ट क्या है, डलहन ने क्या बोला है, ये जो कंडीशन में भले ये कभी कभी कफा आवृत वगैरह होते हैं, फिर भी हमें वमन नहीं करना, वमन करना चाहिए, मगर विरेचन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली एक टेंडेंसी है, आपको लगता है कि ये हमेशा रक्त और पित्त की जो आश्रय संबंध होने की वजह से अगर विरेचन कर देते हैं तो शायद पित्त की इम्बैलेंस जो है वो ठीक हो जाएगी. नहीं, क्योंकि यहाँ पे पित्त की जो है ऑलरेडी क्षय से अवस्था में है, तो हम और विरेचन करेंगे तो ऑलरेडी पित्त फिर और कम हो जाएंगे और प्रॉपर विरेचन नहीं होगा. मगर यहाँ पे अगर हम वमन करेंगे तो वमन में क्या है, जो कफा आवर्धा वगैरह है वो कम हो जाएंगे, साथ साथ में जो आग्नेय धातु जो है उसकी वृद्धि भी होगी, और आग्नेय धातु की वृद्धि अगर होंगे तो आर्तव वृद्धि भी होंगी, और जो स्कैंडी मेंस्ट्रुएशन है वो ठीक हो जाएंगे. तो यहाँ पे हमें आग्नेय द्रव्य देना चाहिए, जैसा कि तिल, माशा, सूरा, इस टाइप की आग्नेय टाइप की द्रव्य देना चाहिए. ये जो हमने डिस्कशन क्षीण आर्तव की ट्रीटमेंट में भी बताया था. ओके, तो ये हो गया आपका आर्तव क्षय कंसेप्ट. तो ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट है नष्टार्तव और या फिर अनार्तव. ओके, एक में जो है आर्तव क्षय में क्या है, स्कैंडी मेंस्ट्रुएशन है, मतलब क्वांटिटी वाइज कम है, उनकी मेंस्ट्रुएशन तो हो रहा है मगर दो या तो क्वांटिटी वाइज या फिर ड्यूरेशन वाइज जो है मेंस्ट्रुएशन कम हो रहा है. ओके, मगर नष्टार्तव क्या हो गया, नष्टार्तव में बिल्कुल नहीं हो रहा है मेंस्ट्रुएशन. ओके, या फिर अनार्तव बोलते हैं उसको, यहाँ पे बिल्कुल मेंस्ट्रुएशन जो है एब्सेंट रहेंगे, इस चीज़ को नष्टार्तव या अनार्तव बोलते हैं. ओके, तो एक देखिए इसमें क्या बोला है, एक तो आर्तदुष्टि के बारे में, आर्तदुष्टि के बाद सुश्रुताचार्य ने एक्सप्लेन क्या किया है, आर्तव नाश बोला है, अलग अलग वर्ड्स होगा, आर्तव नाश बोला है यहाँ पे, और वाग्भट ने क्या बोला है यहाँ पे, अनार्तव टर्म यूज किया है, और भा मिश्रा ने क्या वर्ड यूज किया है, रजोनाश वर्ड यूज किया है, रजोनाश वर्ड यूज किया है, अनार्तव वर्ड यूज किया है वाग्भट ने, और एक वर्ड बोला है अप्रवृत्ति ऑफ आर्तव भी बोला है वाग्भट ने, और सुश्रुत ने क्या बोला है, आर्तवनाशा. ओके, तो ये टर्म से आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. सारी टर्म्स का मीनिंग है कि आर्तव जो है बिल्कुल नहीं हो रहा है, मतलब कंप्लीट सिसेशन हो गया. तो यहाँ पे क्या निदान और लक्षण साथ में बोला है एक सिंगल लाइन श्लोक में. निदान और लक्षण ऐसा है कि सुश्रुतचारी दो सेकंड चैप्टर के हिसाब से दोषे आवृत मार्गत्वात्. ओके, आवृत, तो यहाँ पे ये जो है निदान हो गया, आवृत मार्गत्वात् आर्तवम नश्यति स्त्रिया. ओके, जो स्त्री जो है उनकी आर्तव जो है वो नश्य हो गया. कैसे नश्य हो गया, वो है आर्तव मार्गत्वात्, जो आर्तव की जो मार्ग होना चाहिए, जो चैनल्स होने चाहिए, वो दोष के वजह से आवृता कंसेप्ट आपने आपकी जो पहले क्लासेस में पढ़ा होगा, तो वो कंसेप्ट यहाँ पे फिर से आ गया है. मतलब ये कि वात और कफ दोष की वृद्धि होने की वजह से आर्तव मार्ग जो है वहाँ पे आवरण होता है. ओके, वो है सुश्रुत की ओपिनियन. तो अष्टांग संग्रह की ओपिनियन अगर देखो, वाद कफावृदा मार्गणाम तु अप्रवर्तमानम. ओके, सेम ऑलमोस्ट सेम एक्सप्लेनेशन दिया है, मगर इसमें स्पेसिफिकली बोला है कि कौन सा दोष है. सुश्रुत ने सिर्फ इतना बताया कि दोष वृद्धि होकर होता है, मगर अष्टांग संग्रह जो है वो स्पेशली बताया है कि कौन सी दोष है. तो यहाँ पे वात और कफ की कफावृत होने की वजह से किस चीज़ की आवृत होते हैं, मार्ग नाम, जो चैनल्स है वो अवरोध होते हैं, और अप्रवर्तमाना, जो प्रवृत्ति जो है, जो रजो प्रवृत्ति जो है वो नहीं होगा. ओके, तो ये है सुश्रुत और अष्टांग की एक्सप्लेनेशन. तो मीनिंग फिर से नीचे पढ़ लीजिए. आर्तवनाशा जो है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्तव स्रोतस, आर्तव स्रोतस जो है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और किसी से विशिएटेड दोषा की वजह से. तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट दोषास कौन सा है, वात और कफ जो है वो मेन दोषास होता है, और ये जो कंडीशन जो है यहाँ पे आर्तव जो है कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं होते, जो मंथली डिस्चार्ज होने चाहिए वो नहीं होता है. ओके,
तो भाव मिश्रा ये जो रेजोनाश जो है, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है रेजोनाश। इसको 80 टाइप्स ऑफ वाद व्याधि आपने पढ़ा होगा, तो जैसा वो एक्सप्लेनेशन 80 टाइप्स ऑफ वाद व्याधि की एक्सप्लेनेशन है, उसमें भी भाव मिश्रा ने जो इंक्लूड किया है। ओके, और इस कंडीशन को हम एलोपैथी में अमेनोरिया, ओके, ये वर्ड देखिए अमेनोरिया, ड्यू टू किस वजह से मेंस्ट्रुएशन किस वजह से नहीं होगा, कभी कभी एंडोमेट्रियल की कोई अबनॉर्मलिटीज या फिर एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटीज होते हैं, मतलब कोई अगर स्ट्रक्चर ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, या फिर यूट्रस या फिर उनकी ओवरीज वो अगर कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है, तो उस वजह से, या फिर कोई अगर हार्मोन्स जो है वो ठीक से काम नहीं करते, तब भी अमेनोरिया हो सकता है। तो यहाँ पे चिकित्सा बहुत डिटेल ही दिया है, अलग अलग आचार्य की डिटेल्स है, तो हम स्लोक्स पे नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता है बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है। तो साथ साथ में रेफरेंस दे रहा हूँ, जैसा आप फर्दर स्टडीज़ के लिए आप ये जो रेफरेंस है वो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। ओके, तो नष्टार्थ की चिकित्सा में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 19 चैप्टर में बस्ती जो है बेनिफिशियल बताया है, क्योंकि आपको पता है जब भी वात से रिलेटेड जो आवरण वगैरह होता है, स्पेशली जो प्रदेश जो एरिया जो है वो कटि प्रदेश है। ओके, और कटि स्थान जो आपको पता है वो भी एक वात स्थान होने की वजह से यहाँ पे बस्ती जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। और जैसा क्षीणार्तव में बोला था या फिर नष्टार्तव में बोला था, पित्तकर द्रव्यास, पित्तकर मतलब पित्त बढ़ाने वाला, आपको पता है पित्तकरा और पित्तहरा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पित्तहरा मतलब पित्त कम करने वाला, और पित्तकरा मतलब पित्त बढ़ाने वाला टाइप का द्रव्यास जो है वो देना चाहिए, वो अष्टांग संग्रह शरीर की एक्सप्लेनेशन है। और सुश्रुतचारी ने क्या बताया, जैसा ये चीज़ें पहले भी बताया था, मत्स्या, कुलत्ता, ओके, अम्ल द्रव्या, कांजी का आपको पता है जो राइस प्रिपरेशन जो है वो फ्रेशली जब बनाते हैं तो वो अम्ल नहीं होता है, मगर वो ओवरनाइट रखते हैं। ओके, ओवरनाइट वो रख के उसको खट्टा करके, मतलब उसमें अम्ल गुणांश जो है वो बढ़ाकर वो देते हैं। और साथ में तिल, आपको पता है तिल जो है बहुत फेमस है, स्पेशली जो है मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कोई भी इशू होता है वहाँ पे तिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। माशा, सूरा, गोमूत्र, ओके, और ये सब चीज़ें खा अशन और पान, ये दोनों फॉर्म में दे सकते हो, मतलब खाने या पीने के लिए, इधर इन फॉर्म ऑफ सूप वगैरह या फिर इनसे काढ़ा बनाकर या किसी भी इनको खाने या पीने के लिए देना चाहिए। और काश्यप संहिता में एक एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे आर्तव संबंधी जो भी समस्या है या व्याधि से, वहाँ पे लहसुन, शतपुष्प और शतावरी देना चाहिए। तो पहले भी बताया था आग्नेय द्रव्यास देना चाहिए। लहसुन आपको पता है पोटेंसी जो है उनकी काफ़ी तीक्ष्ण प्रॉपर्टीज़ है, तो वो लहसुन जो है, हाँ, चैनल्स वगैरह जो ब्लॉक है वो खुलने के लिए हेल्प करेंगे। शतपुष्प जो है आपको पता है वात शामन है, और शतावरी जो है वो जो हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह कभी रहते हैं तो वो ठीक करने के लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो काश्यप संहिता के हिसाब से आपको जो आर्तव संबंधी, देखो यहाँ पे सिर्फ नष्टार्थों के लिए कष्टार्थों के लिए नहीं बोला है, कोई भी टाइप का आर्तव संबंधी समस्या है वहाँ पे आप ये तीनों चीज़ें दे सकते हैं, जैसे लहसुन, शतपुष्प और शतावरी। ओके, और महाप्रकाश ने क्या बोला है, यहाँ पे एक वर्ती प्रिपरेशन बताया है। वर्ती आपको पता है सपोजिटरीज जो होते हैं, जैसे हम गुदवर्ती भी यूज़ करते हो या फिर योनिवर्ती यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आर्तव योनि धारण, यहाँ पे जब आर्तव इनकी अगर मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल नहीं हो रहे, तो वहाँ पे हम वर्ती बना सकते हो किस चीज़ से, यहाँ पे इक्ष्वाकुबीजा, दंती, चपला, कुटा, मदन फला, किन्वा, यवशुगा। और पेस्ट किससे बनाना है, लिक्विड पोर्शन क्या लेते हैं, स्नोही क्षीरा, स्नोही क्षीर में ये सारी चीज़ें मिलाकर मिक्स करके अच्छे से इसे वर्ती बनाना चाहिए। ओके, और ये वर्ती या फिर सपोजिटरी ये अगर हम परवेजेनली इंड्यूस प्लेस करते हो तो वो इंड्यूस करेंगे मेंस्ट्रुएशन को, इंड्यूस करेंगे। ओके, और एक ये अलग अलग आचार्य के ओपिनियन बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से आप देख लीजिए। जैसा
ज्योतिषमती, या यहाँ पे एक पाउडर प्रिपरेशन बोला है, जैसे पहले जो बोला था वो वर्ती प्रिपरेशन था, और एक पाउडर प्रिपरेशन है। यहाँ पे ये जो ड्रग्स बताया ये आपको शीतल जल में मिक्स करके लेने चाहिए, वो भी इंड्यूस करते हैं। और एक एक्सप्लेनेशन जो दिया है योग रत्नागर के हिसाब से, ये बहुत प्रैक्टिकली करने आजकल बहुत मतलब घरेलू उपचार भी बोल सकते हो अभी इस समय। ये यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो सगुड़ा श्याम तिलानाम क्वादा, ओके। प्रातः सुशीलितो नार्यः। प्रातः मतलब जो है सुबह के टाइम पे नारी जो है, नारी मतलब जो फीमेल जो है, उनको क्या करना चाहिए, श्याम तिला सगुड़ा। श्याम तिल क्या होता है, जो तिल में दो वैरायटीज होते हैं, श्याम और श्वेत टाइप की। उसमें से जो श्याम तिल जो है मतलब ब्लैक वैरायटी ऑफ तिल जो है, सेसम जो है, वो गुड़ के साथ लेना चाहिए। आप लोग देखते होंगे जो लड्डू वगैरह बनाते हो, और क्लिनिकली भी हमने बहुत टाइम पे देखा है, जो लेडीज़ की मेंस्ट्रुएशन जो है ठीक से नहीं होते हैं, तो उनमें जो जब लड्डू टाइप का जो बना के देते हो तिल और गुड़ को मिलाकर, ये घर घर में पता रहता है, जैसा घर के जो एजड लोग रहते हैं वो ये प्रैक्टिस करते भी है आजकल भी। तो तिल और गुड़, ये इंडिकेशन याद रखिए, ये योग रत्नाकर ने बताया था। तो यहाँ पे श्लोक ऐसे दिया है कि स गुड़ा श्याम तिलानाम क्वादा, ओके। उससे आचार्य के हिसाब से क्वाद बना कर लेना चाहिए। तो इससे डायरेक्ट भी हम ले सकते हैं, तो आचार्य के हिसाब से क्वाद बनाकर कब लेना चाहिए, टाइम भी बताया है कि प्रातः सुशीलो नार्यः, उनको जो है शील जो है वो रखना चाहिए, मतलब वैसी हैबिट लेने से रखना चाहिए। और जनयति कुसुमम, कुसुमम क्या होता है, ये आपको पता है आर्तव की जो सिनोनिम्स होते हैं, तो उसमें कुसुमम, जनयति कुसुमम, वो टाइम पे जो है मेंस्ट्रुएशन इसी चीज़ से होगा, ओके। और ये एक प्रिपरेशन है, तो अलग अलग आचार्य के ओपिनियन हमने देख लिया। हम्म, और एक दो बहुत पॉपुलरली यूजिंग ग्रंथ है फलाग्रंथ। आपको पता है ये बहुत सारी गायनेकोलॉजिकल इश्यूज में यूज करते हो, ये योग रत्नाग्र योनि व्यापक चिकित्सा, ओके। और इसकी रेफरेंस और इसकी इंग्रेडिएंट्स आपको एक बार देख लेना चाहिए, ओके। ये अलग से भी पूछ सकते हो आपके एग्जाम्स में, फलग्रंथ जो है योग रत्नाग योनि व्यापक चिकित्सा हमें बताया है। और चारक चिकित्सा में एक वो भी आपको पता है, योनि रोग की चिकित्सा 30th चैप्टर में दिया है, वहाँ पे बृहद शतावरी ग्रंथ की एक्सप्लेनेशन दिया है। ये दोनों चीज़ें बहुत बेनिफिशियल होता है, फलग्रंथ और बृहद शतावरी ग्रंथ, ओके। और एक बस्ती बताया है कि शतावरी आदि अनुवासना बस्ती। इतनी जो है ये अलग अलग आचार्य के ओपिनियन के हिसाब से अनार्थव की ट्रीटमेंट है, ओके। और अनार्थव क्यों, जैसे हमने बोला था अमेन्योरिया, तो डिटेल में तो आपके मॉडर्न टेक्स्ट बुक में है, तो इन शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। दो टाइप का होता है, एक तो अमेन्योरिया की दो टाइप्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमेन्योरिया। और अमेन्योरिया मतलब क्या है, यहाँ पे कंप्लीट सिसेशन कब बोलते हैं हम अमेन्योरिया, जब मोर देन 6 मंथ्स, जब अगर 6 महीने से ऊपर किसी लेडीज को कंप्लीट सिसेशन हुआ है, कंप्लीटली बंद हुआ है, मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है, तो हम उस चीज़ को अमेन्योरिया मानते हैं। और आपने प्रेगनेंसी की जब हमने प्रसूति पार्ट कवर किया था, वहाँ पे आपने देखा होगा जब भी हमने प्राइमरी जो चेंजेस वगैरह है लेडीज़ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो सबसे मेन चेंज बोल रहे हैं हमेशा अमेनोरिया, अमेनोरिया वेट तो आपको वहाँ भी देखने मिलेंगे। तो एक तीन कंडीशन है, एक तो मेनार्के से पहले नहीं रहेंगे, और मेनोपॉज के बाद नहीं होंगे, और जो रिप्रोडक्टिव एज है, वो रिप्रोडक्टिव एज में अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन से जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, तो उस चीज़ को अमेनोरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिजियोलॉजिकल कोसेस है, फिजियोलॉजिकल कोसेस क्या क्या है आपको पता है, प्रेगनेंसी जो है सबसे मेन कोस है, प्रेगनेंसी थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है वो, मगर उस चीज़ को भी अमेनोरिया ही बोलते हैं, मगर वो फिजियोलॉजिकल अमेनोरिया है, ओके। और एक सेकंड की केस की लैक्टेशन, मतलब जो सूतिका काल जो है, मतलब जो हम प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद जो
फीडिंग टाइम होता है उस टाइम में भी मोस्ट ऑफ लेडीज में क्या है, मेंस्ट्रुएशन जो है वो नहीं दिखते हैं। वो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोलते हैं उसको। और एक चीज़ क्या है, मेनोपॉज, मतलब किसी को ठीक से मेंस्ट्रुएशन हो रहा था मगर धीरे धीरे वो कम होते हैं उनके एज के हिसाब से, तो वो भी एक रीज़न है, फिजियोलॉजिकल रीज़न है अमेनोरिया के लिए। तो यहाँ पे अमेनोरिया हमें ये फिजियोलॉजिकल कॉजेज हमेशा रूल आउट करना चाहिए। ओके, तो जब भी पेशेंट आता है तो हम ये 3 चीज़ जो है वो रूल आउट करेंगे कि किस वजह से हो रहा है, वो हम देखेंगे। और मेन रीज़न जैसे पहले भी बताया था, एक तो एनाटॉमिकल कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज़ होते हैं या फिर एंडोक्राइन इम्बैलेंस। मेंस्ट्रुएशन की डिटेल्स हम जब क्लास में पढ़ा था तो आपको पता है एंडोक्राइन जो हार्मोन्स होते हैं, ओके, उसमें पिट्यूटरी का रोल है, हाइपोथैलेमस के रोल है। ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपरली जब फंक्शन करते हो तब जाके जब जितने भी एंडोक्राइन हार्मोन्स है वो ठीक से प्रोड्यूस होके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में भले एंडोक्राइन अगर ठीक से काम कर रहे हैं, अगर एनाटॉमिकली कोई इश्यूज है, अगर उनकी वाजाइनल कनाल में कोई इश्यूज है या फिर यूट्रस जो है प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ, तो वो सब जो है एनाटॉमिकल इश्यूज में आएंगे। ओके, कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हम बोलते हैं उसको। तो एनाटॉमिकल कोर्सेज में क्या है, कोई भी एब्सेंस ऑफ यूट्रस या वजाइना, देखो कोई पेशेंट को लेके अगर किसी उनकी फैमिली या पेशेंट को लेके आ गया और बताया कि उनको मतलब 15 ईयर्स या 16 ईयर्स हो गया, तो अभी तक मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, पहले पेशेंट को पूछताछ करेंगे, मतलब कैसे पहले कभी हुआ था, स्पॉटिंग हुआ था, तो ये सब करेंगे। अगर वो बोल रहे कि कभी भी नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, उनको एमआरआई वगैरह करके हम उनकी बॉडी एग्जामिनेशन करेंगे, तब पता कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी अंडर डेवलप्ड यूट्रस होता है या अंडर डेवलप्ड ओवरीज होता है या फिर कभी कभी एब्सेंस ऑफ यूट्रस या फिर स्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं, वो सब जो है एनाटॉमिकल कॉजेस में आएंगे। ओके, और मगर सबसे ज़्यादा कॉज जो है वो हमेशा एंडोक्राइन रहते हैं, क्योंकि एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर जो है बहुत कॉमनली देखने मिलता है, सॉरी बहुत आप रेयरली देखने मिलता है, मगर एंडोक्राइन फंक्शन जो है वो बहुत कॉमन आजकल देखने मिलता है। ओके, तो आप ये याद रखिए आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर आप ओबीजी से रिलेटेड या अपनी प्रसूति या स्त्री रोग से रिलेटेड कोई भी स्पेशलिटी कंसल्टेशन वगैरह करेंगे, तो ये जो है बहुत ही कॉमन कंडीशन रहेगा आपके लिए, एंडोक्राइन इम्बैलेंस। ओके, इस चीज़ पे आपको दोबारा एक बार अपनी एंडोक्राइन हार्मोन्स और इसकी फंक्शंस, उसकी प्रोडक्शन क्वांटिटी, ये सब चीज़ें आपको रिवाइंड करना होगा। अभी जैसा घर पे हो तो आप लोग इस चीज़ को और एक बार पढ़ लीजिए, और जो हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल की डिटेल्स हम क्लास में डिस्कस किए थे वो भी एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे या फिर नहीं समझ में आएंगे तो फिर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। ओके, तो ये एंडोक्राइन इम्बैलेंस होते हैं इज द, ये पे क्या लिखा है, एंडोक्राइन इम्बैलेंस आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अमेनोरिया। सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है आपको एंडोक्राइन इम्बैलेंस वाला पेशेंट मिलेंगे। ओके, और और क्या है, कोई भी ओवरी की जो मेच्योरेशन और फॉलिकल मेच्योरेशन वगैरह अगर ठीक से नहीं हो रहे, पिट्यूटरी या फिर एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड से रिलेटेड कोई इश्यूज, हाइपोथैलेमस से रिलेटेड कोई इश्यू, ये सब जो है ये सब जो एंडोक्राइन इम्बैलेंस सेक्शन में आ जाएंगे। तो आपको जब एंडोक्राइन वाली साइड सोचेंगे आपको ये सारे चीज़ें के बारे में सोचना होगा। ओके, देखो वेट लॉस, एनोरेक्सिया, एक्सेसिव एक्सरसाइज, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें इट कैन ऑल्टर द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। आपको पता है हाइपोथैलेमस सबसे मेन होता है, हाइपोथैलेमस से सिग्नल्स मिलते हैं जब जाके पिट्यूटरी जो है वो काम कर करते हैं। जब पिट्यूटरी ठीक से काम करेंगे तब जाके वो हॉर्मोन्स जो निकलेंगे वो इंडिविजुअली ओवरी या फिर अलग अलग ग्लैंड्स में आके काम करेंगे या फिर इंड्यूस करेंगे, या फिर हार्मोन प्रोडक्शन जो है वो ठीक से होने के लिए ये सारी चीज़ की फंक्शन ठीक से होना ज़रूरी है। ओके, तो असेसमेंट कैसे करेंगे हम, दो चीज़ मैंने जैसा बोला था, दो टाइप का है, एक तो प्राइमरी प्राइमरी अमेनोरिया और एक है सेकेंडरी अमेनोरिया।
प्राइमरी अमेनोरिया वो है जो लड़की जिनको पहले कभी मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, मतलब ये देखिए, ये फीमेल हु हैज नेवर मेंस्ट्रुएटेड, ओके, इज सेड टू हैव प्राइमरी अमेनोरिया, जिनको अभी तक मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ। तो मोस्टली आपको पता है आजकल की जो एज में 12 13 इस या फिर उससे पहले भी मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। तो घर वाले या फिर कभी-कभी गर्ल्स को पता नहीं रहता है, तो वो इमीडिएटली तो नहीं बताते हैं। वो लोग घर वाले भी सोचते होंगे हाँ मतलब हो जाएँगे, और 14-15 तक जब नॉर्मल एज भी क्रॉस कर दिया, फिर भी अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, तो मोस्टली पेशेंट को लेके अपने पास आ जाता है। ओके? तब हमें वो ऐसे डायग्नोस करना चाहिए, वो एक प्राइमरी अमेनोरिया है। और सेकेंडरी अमेनोरिया क्या है? जो पेशेंट में पहले पास्ट मेंसेस हुआ है, मतलब उनको पहले मेंसेस हुआ है, मगर अभी नहीं हो रहा है। मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था, अभी कुछ 6 महीने से नहीं हो रहा है। देखो 1-2 महीना या फिर 2-3 महीना कभी कभी, अभी जैसे हमने ऊपर बताया था, कोई स्ट्रेस या कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कभी कभी 1-2 महीना मिसिंग पीरियड्स हो जाते हैं। ओके, तो कभी एक बार हो गया तो अपने आप, कभी कभी वो अपने आप ठीक भी हो जाए। तो इसलिए 6 मंथ की जो है एक पीरियड लिया है कि वो जब तक वो 6 मंथ से पीरियड नहीं हुआ है, उनकी मेंसेस नहीं हुआ है, तो उस चीज़ को अमेनोरिया मानता है। और सेकेंडरी अमेनोरिया वो है जिस पेशेंट में पहले मेंस्ट्रुएशन होता था और अभी कुछ टाइम से नहीं हो रहा है। ओके, इस चीज़ को सेकेंडरी अमेनोरिया बोलता है। तो यहाँ पे डायग्नोसिस जो है, हमें कंप्लीट हिस्ट्री लेना होगा, उनसे पूछना होगा कि पहले कभी हुआ था मेंस्ट्रुएशन, या फिर मैरिड है, या फिर उनको सारी डिटेल्स से हमें पूछना होगा। उनको क्या बोलते हैं, और कोई जैसा हमने बोला था योनि वेदना या फिर उस टाइप की पेन, हमें दोष वृद्धि समझने के लिए उनकी खाना पीना, उनकी किस टाइप की काम करते हो, या फिर किस टाइप की एक्टिविटीज़ होते हैं उनके, फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए। अगर स्ट्रक्चरल कोई इश्यूज है, ये सब समझने के लिए अ, हमें कंप्लीट हिस्ट्री, क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री टेकिंग तो सबसे मेन है। अपने कोई भी डायग्नोसिस हो, जब तक आप हिस्ट्री डिटेयली नहीं लेंगे, तो कभी कभी वो क्या है, मिस आउट हो जाता है। कभी कभी मेन पॉइंट्स जो है मिस आउट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक अमेनोरिया पेशेंट आपके पास आ गया, ओके, और आपने उनकी स्ट्रेस के बारे में नहीं पूछा, या फिर उनको कुछ ऐसी टाइप की खाना खाने की आदत है जिससे काफ़ी बढ़ने की आदत है, उनको तीखा बिल्कुल नहीं खाते, या फिर स्पाइसी बिल्कुल नहीं खाते, या फिर पित्तवर्धक या पित्त करा आहार विहार बिल्कुल नहीं ले रहे, काफ़ी सेडेंटरी टाइप का है, तो ये सब चीज़ अगर आपने पूछने भूल गया, तो कभी कभी अपनी पैथोलॉजी या फिर डिजीज अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है। तो हमेशा डायग्नोसिस जो है कंप्लीट होने के लिए प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग आपको लेना चाहिए, साथ में फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना चाहिए। और आपको पता है जैसे प्रेगनेंसी सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है अमेनोरिया के लिए, और वो हमें सबसे पहले रूल आउट करनी चाहिए। मतलब हमको पूछना है कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं, या फिर इन टाइम में आपका लास्ट एलएमपी कब हुआ था, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स कब हुआ था, ये सब चीज़ें हमें पूछना चाहिए। और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से हम ये पता करेंगे उनकी टीएसएच और या फिर एलएच एफएसएच, ये सब चीज़ की लेवल्स जो है वो ठीक है कि नहीं। ओके, क्योंकि हमने बताया था कि सेकेंडरी डिसीज या थायराइड की इश्यूज या एंडोक्राइन इम्बैलेंस या एंडोक्राइन डेफिशिएंसी वगैरह है, ये सब देखने के लिए हमें हार्मोन्स की लेवल्स भी देखना होगा। और स्ट्रक्चरल इश्यूज देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करेंगे और एमआरआई करेंगे। मोस्टली अल्ट्रासाउंड में पता चल जाते हैं, और डिटेल स्टडीज़ के लिए हम एमआरआई भी करते हो, ओके, ताकि कोई पेल्विक अबनॉर्मलिटीज़ है कि नहीं, ये भी हमें पता चल जाता है। और मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट बिल्कुल किस पैथोलॉजी की वजह से होता है। अगर कोई स्ट्रक्चरल इश्यू है, कभी कभी सर्जिकल इश्यूज होगा, तो वो उस टाइप की मेडिसिन होगा, या फिर अगर हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल डेफिशिएंसी है, तो हमें उस चीज़ के हिसाब से मेडिसिन लेना होगा। ओके, तो ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द टेस्ट रिजल्ट और आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, या फिर आपके एग्जामिनेशन में क्या निकला, वो चीज़ के हिसाब से ट्रीटमेंट जो है वो चेंज रहेंगे। और आयुर्वेदिक मैनेजमेंट तो ऑलरेडी हमने बता दिया है। और दिस इज ऑल अबाउट आर्तवक्षया और आपका अनार्थ
जो है अमेनोरिया। अमेनोरिया फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको दोबारा, जो मैंने टेक्स्ट बुक की डिटेल्स दे रखा है मॉडर्न पोर्शन, वो आपको वहाँ से और एक बार पढ़ना चाहिए। और आयुर्वेदिक जो एक्सप्लेनेशन बताया था, जो भी हमने योग या फिर बस्ती वगैरह बोला है, वो आपको रेस्पेक्टिव रेफरेंसेस जो भी दिया है वहाँ जाके दोबारा आपकी नोट्स जब बनाएंगे तो आपको वो नोट्स में वो सारी डिटेल्स आपको इंक्लूड करना होगा। ओके, सो दैट्स अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।